नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ऑनलाइन डिलीवरी पर भी अपराध लागू, प्रतिबंधित सामान का परिवहन गलत। मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली, ग्रामीणों ने की शिकायत। बरसात के बाद सुधरेगी सड़कों की हालत, कलेक्टर ने दिए निर्देश। और चक्रधर समारोह में प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी अपराध है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि डिलीवरी बॉय और वेयर हाउस संचालक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सीजे ने पूछा कि डिलीवरी बॉक्स में नशे का सामान मिले तो क्या डिलीवरी करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मंदिर हसौद में लूट व हत्या के मामले में फ्लिपकार्ट से मंगाकर प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल हुआ था। इसी पर डिलीवरी करने वाले दिनेश कुमार साहू और अभनपुर के कुरियर संचालक हरिशंकर साहू पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना इलाके में बीते 16 अगस्त को गौ हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही थी। वहीं अब पुलिस ने मंगलवार की देर शाम को गौ हत्या के मामले में जरहा गांव में रहने वाले 2 लोगों को पकड़कर थाने लेकर चले गए, जिन्हें अब जेल भेज दिया है। जिसके बाद बुधवार को पीड़ित के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और तखतपुर पुलिस पर निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजी है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी के परिजनों ने बताया कि पुलिस ने गौ हत्या के मामले में जिनका नाम बताया है, उसमें से एक व्यक्ति की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी है। आरोप है कि तखतपुर पुलिस उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिससे लेकर ईसाई समाज के लोग जिले के एसएसपी रजनीश सिंह से मदद की गुहार लगाई है और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें, करीब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाउल मसीह और संजय शेख को गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही मांस खरीदने वाले और औजार उपलब्ध कराने वालों पर भी कार्रवाई की थी। पर पुलिस इस मामले में जरहा गांव से जिन्हें गिरफ्तार की है, उनको जबरन फंसाने का आरोप पुलिस पर लगा है। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व प्राचार्य ने स्कूल प्रबंधन को करीब 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ये पूरा मामला सन 2023 का है, जिसमें पचपेड़ी के ग्राम सोन लोहरसी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य उमेश कुमार दुबे ने स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के तनख्वाह और स्कूली बच्चे के परिजनों द्वारा जमा की गई फीस के पैसे गबन कर रफू चक्कर हो गया। स्कूल के पैसे गबन करने वाले प्रधानाचार्य उमेश कुमार दुबे 2 साल से फरार है। जानकारी के अनुसार इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल के नए प्रधानाचार्य से शिक्षकों ने कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने की शिकायत की। जिसके बाद इस मामले में जांच कराई गई तो पता चला कि शिक्षकों की तनख्वाह के साथ ही फर्जी रसीद बनाकर परिजनों द्वारा जमा की जाने वाली फीस के पैसे पूर्व प्रधानाचार्य उमेश कुमार दुबे के खाते में गए थे। घटना की जानकारी स्कूल समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस विभाग को दी, जिस पर पुलिस जांच शुरू कर आरोपी उमेश कुमार दुबे की तलाश की जा रही है। पर 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं जा सका, जिसे लेकर बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य शिक्षक और समिति के अध्यक्ष एसपी कार्यालय पहुंचकर स्कूल के पैसे गबन करने वाले पूर्व प्रधानाचार्य उमेश कुमार दुबे को जल्द पकड़ने की मांग की। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पंचायत उड़ांगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामने आया गंभीर भ्रष्टाचार ग्रामीणों के बीच आक्रोश का कारण बन गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर रोजगार सहायक पर लगभग 31,50,000 रुपए गबन का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के माध्यम से 90 दिन का रोजगार और करीब 21,000 रुपए मजदूरी के रूप में दिया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत उडांगी में यह राशि लाभार्थियों को न देकर रोजगार सहायक ने हड़प ली। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 150 हितग्राहियों की मजदूरी राशि में हेरा फेरी की गई है। हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे हितग्राही हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके नाम से भी राशि निकाल ली गई, लेकिन परिजनों तक पैसा नहीं पहुंचा। इसके अलावा जिन परिवारों को आवास की मंजूरी मिली, उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रकम निकालकर गबन कर ली गई। इस अनियमितता के कारण गरीब परिवार अपने आवास निर्माण में मंजूरी राशि से वंचित रह गए। ग्रामीणों ने इसे सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल बताते हुए रोजगार सहायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यह सीधे सीधे गरीब हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में किस तरह की त्वरित कार्रवाई करता है और गरीब हितग्राहियों को न्याय दिला पाता है या नहीं। लोगों का शिकायत ये है कि हमारे ग्राम पंचायत उडांगी में प्रधानमंत्री आवास योजना में 229 आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें मनरेगा के तहत आवास पूर्ण होने पर 90 दिन का मजदूरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन रोजगार सहायक द्वारा फर्जी मजदूर मास्टर रोल तैयार करके बिना हितग्राहियों से पूछे जो 21,000 का पैसा मिलता है मनरेगा के तहत, उस पैसा को पूरा दूसरे लेबर के नाम पर भर कर वो पैसा को पूरा गबन कर गया है। उससे हम लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई हमारा आवास कंप्लीट हो गया है तो आप हमको हमारा पैसा दे दीजिए, हम ये श्रमिक हमारा काम किए हैं। तो वो गोल मोल जवाब देता है और किसी प्रकार का हम लोगों को कोई जवाब नहीं देता। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जितना भी अपने जो आवास स्वीकृत हुआ है उनका पैसा जो आवास रोजगार सहायक ने दबाया है, जो 90 दिन का मिलता है, वो पैसा हमको गरीब जितने हितग्राही हैं उनको मिलना चाहिए। साथ ही साथ वो गांव में जो मृत लाभार्थी है, जो मृत हो गए बहुत सारे ऐसे लोगों का, वो भी उनका भी पैसा वो किसी दूसरे के नॉमिनी के नाम में डालकर वो पैसा लेकर के उसको आवास आवंटित कर दिया। तो इसका जांच होना चाहिए और जांच हो करके हमारे जो हितग्राही हैं, गरीब हैं, उनको पैसा उनका वापस दिलाया जाए। साथ ही साथ रोजगार सहायक अनिल कुमार यादव के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरारी में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे हाईवे मेन रोड पर चक्का जाम की घटना सामने आई। प्रार्थी रामेश्वर पटेल निवासी करहियापारा रतनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे बोलेरो वाहन से बिलासपुर जा रहे थे। इस दौरान ग्राम भरारी के आगे अचानक सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई और आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच पति विनय शुक्ला, धनंजय सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी, अनेक महिला पुरुषों ने एक राय होकर हाईवे जाम किया। बताया जा रहा है कि वे हाल ही में हुए हत्या प्रकरण के आरोपी छत्रपाल सूर्यवंशी के परिजनों को गांव से निष्कासित करने एवं उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे थे। चक्का जाम के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दर्ज रिपोर्ट में उल्लेख है कि पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ ने रास्ता खाली नहीं किया, जिससे प्रार्थी समेत अन्य वाहन चालक और यात्री फंस गए। रामेश्वर पटेल ने बताया कि इस अवरोध की वजह से वे बिलासपुर नहीं जा सके और उनका आवश्यक कार्य भी बाधित हो गया। घटना के संबंध में पुलिस ने सरपंच पति विनय शुक्ला, धनंजय सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी, कल्पना सूर्यवंशी सहित अन्य अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के बेबीलोन टॉवर में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग पर भी काबू पा लिया गया। बता दें ये घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात बेबीलोन टॉवर की पहली मंजिल में अचानक आग लग गई। केबल में लगी आग धीरे धीरे सारे मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल टीम और एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने समय रहते फ्लोर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि वे धुएं की वजह से कांच तोड़कर कूदने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले बचाव दल पहुंच गया और सभी को बाहर निकाल लिया।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि बेबीलोन टावर में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जांच के बाद ही आग लगने की वजह स्पष्ट हो सकेगी। तो हमारी टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया, एक आदमी को बाहर निकाल लिया गया है। फिर भी प्रिकॉशनरी अभी एक बार धुआं कम हो, आग कम हो, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति गलती से फंसा तो नहीं है। जब तक कि हम पूरी तरीके से एक एक चीज को चेक न कर लें, हमारी टीम फिर से दोबारा गई हुई है। पहली कोशिश हमारी थी जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना, उनको निकाल लिया गया है। उसके बाद अब जो लोग एक बार फिर से हम देखेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति गलती से फंसा तो नहीं है। डॉक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम उड़ांगी के रोजगार सहायक पर लगभग 159 पीएम आवास हितग्राहियों से मनरेगा मजदूरी की राशि का गबन किए जाने की शिकायत हुई। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आमा गोहन निवासी धनेश्वरी सूर्यवंशी ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके पति की जनवरी 2024 में मौत हो गई। उन्होंने ग्रामीण बैंक खोंगसरा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराया था। लगभग 1.5 साल बाद में बीमा राशि उन्हें नहीं मिल पाई है। बैंक प्रबंधन द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने फ्लीट बैंक मैनेजर को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत बछाली खुर्द के सरपंच ने अपने ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आवेदन दिया। क्रीड़ा विभाग को इसका सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गिरधौना निवासी महिला किसान कामिनी साहू ने स्वतः नामांतरण के अंतर्गत प्राप्त भूमि की ऋण पुस्तिका नहीं मिलने की शिकायत की। तखतपुर एसडीएम को इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राधा खिलावन पटेल ने खूटाघाट जलाशय के मस्तूरी विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित गांव में पानी नहीं पहुंचने की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के ईई को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिला के ग्राम बिटकुली निवासी यश कुमार दिवाकर ने तालाब में अपने पिता की मृत्यु होने के 1 वर्ष बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन एसडीएम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बेलगहना तहसील के ग्राम करही कछार के ग्रामीणों ने शिवम हॉस्पिटल के संचालक द्वारा लगभग 10-12 एकड़ भूमि पर कब्जा कर विक्रय करने की शिकायत करते हुए ज्ञापन दिया। कोटा एसडीएम को प्रकरण की जांच करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। बिलासपुर मंडल के बिलासपुर और उसलापुर स्टेशनों से यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 132 लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जा रही है। इनमें मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, जनशताब्दी, दुरंतो, गरीब रथ और वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों से यात्री सीधे हावड़ा, टाटानगर, पटना, पुरी, नागपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक आसानी से जा सकते हैं। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के मौके पर 7 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई। इनमें बिलासपुर, यलहंका, पुरी, उधना, दुर्ग, हजरत निजामुद्दीन, गोंदिया, पटना और दुर्ग सुल्तानपुर जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इन स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को सीट और कंफर्म बर्थ मिलने में आसानी होगी। जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली, उनको ध्यान में रखते हुए जो नियमित ट्रेनें हैं उनमें कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। कुछ ट्रेनों में अमूमन करीब 132 ट्रेन हैं जो बिलासपुर उसलापुर को केटर करते हुए विभिन्न दिशाओं में जाएंगी। उनमें से मुख्य स्थान हावड़ा, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, रक्सौल, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और विशाखापट्टनम जैसे हैं। इनके अलावा भी अन्य हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये हैं। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इतवारी से शालीमार, दुर्ग से पटना, दुर्ग से सुल्तानपुर, पुरी से उधना, दिल्ली से दुर्ग और बिलासपुर से बेंगलोर। अभी तक फ़िलहाल ये स्पेशल ट्रेनें का प्लानिंग कर लिया गया है। ये कुछ नियमित फेरे करेंगी फेस्टिवल के दौरान। आगे भी हो सकता है ये ट्रेनें आएंगी, तो इसके लिए विधिवत सूचना जो है रेलवे के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। तो जनता से निवेदन है कि नियमित ट्रेनों में अभी एडवांस में ही अपने रिजर्वेशंस करा लें और स्पेशल ट्रेन्स में भी उनकी जानकारी रखें और उसको भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि ये ट्रेनें हैं जिनमें आपको अमूमन रिजर्वेशन मिल ही जाएगा।
तो इसका भरपूर फायदा। तिब्बत तहसील के ग्राम पंचायत दर्रा भाटा में मकान टैक्स वसूली में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पंचायत ऑपरेटर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने निर्धारित टैक्स दर से कहीं अधिक राशि वसूल की। इस संबंध में अश्विनी कुमार मेरी, जयनारायण भारद्वाज, धनसाय पांडे, राम स्वरूप रात्रे, चंद्र प्रकाश रात्रे, संतोष कुमार, चौतराम रात्रे और विजय कुमार चंद्राकर सहित कई ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2025 में टैक्स वसूली के दौरान उनसे 20,000 से अधिक लेकर 3 लाख रुपए तक की राशि ली गई, जबकि वास्तविक टैक्स इससे कहीं कम था। विरोध करने पर संबंधित अधिकारियों ने अतिरिक्त राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बार बार मांग करने पर केवल आज देंगे कल देंगे कहकर उन्हें टाल दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास टैक्स जमा करने की सभी रसीदें सुरक्षित है, जिससे साबित होता है कि वसूली निर्धारित सीमा से अधिक की गई। उनका आरोप है कि पंचायत स्तर पर इस तरह की मनमानी से न केवल ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि शासन प्रशासन पर से लोगों का भरोसा भी कम होता जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त वसूली गई राशि तुरंत वापस कराने की मांग की। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत करने पर जनपद सीईओ मस्तूरी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है। अब ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन शीघ्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा और न्याय दिलाएगा। मकान टैक्स में दर्रा भाटा में सचिव, सहायिका के द्वारा अनियमितता एवं ज्यादा रेट लेने की समस्या निवारण हेतु जन दर्शन में आए हैं। हम लोग कलेक्टर 19 तारीख को आए थे और आज भी यही हुआ है। उनका निराकरण कुछ भी व्यवधान मतलब समस्या, तो आज हम लोग पुनः फिर आए। जो रोजगार सहायता है, यही हमारा उस समय रसीद काटे हैं और रसीद काट रहे थे। उसी समय हम लोग पूछे कि ये रसीद का कुछ आप लोगों को आगे का आदेश कुछ मिला है कि नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो फिर इस तरह पैसा क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोली कि नहीं, हमारा सचिव जो भी कहेगा उसी आधार पर हमने पैसा लिए हैं। हम लोगों से लिया है 12,000 एक जने से, किसी से लिया है 24,000, किसी से लिया है 18,000, किसी से लिया है। जब हम लोग सीओ साहब से और आप जैसे मीडिया से जब बात हुआ तत्कालिक इसका निराकरण किए, तो सीओ साहब बोले कि इनका पैसा वापस कर दो और कम रेट में काटना चालू। तो फिर उन्होंने 500, 700 के आधार पर काटना चालू और हम लोगों को आज तक के बोल दिया कि कल पैसा वापस कर। सीओ साहब जब बोले थे कि इनका पैसा पुनः रिटर्न करें, मगर अभी तक रिटर्न नहीं किया। और आज बोलने पर वही जवाब देता है कि भैया कल दे देंगे आपको पैसा, परसों देंगे। ऐसे कहते कहते हमको 7 माह हो गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सड़क मरम्मत एवं सुधार की कार्य योजना तैयार रखने कहा ताकि बरसात के बाद तत्काल इस पर काम किया जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में बताया कि यूरिया की बड़ी खेप जिले में जल्द पहुंचने वाली है। उन्होंने मुनाफाखोरी करने वाले निजी खाद्य दुकानों पर छापामार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक में अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में भी वेटलैंड का सर्वे किया जाना है। बताया गया कि जिले में 825 वेटलैंड चिन्हांकित किए गए हैं। इन सभी संरचनाओं का सीमांकन किया जाना है। उन्होंने राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आदि कर्मयोगी मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गांव के उत्साही युवाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। ऐसे युवा विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़कर इसका लाभ दिलाने में प्रशासन को मदद करेंगे। कलेक्टर ने बैठक में पीएम जनमन योजना की विशेष समीक्षा की और संतृप्ति लेवल हासिल करने के लिए बचे हुए काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रजत महोत्सव की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को छत्तीसगढ़ के 25 साल की उपलब्धियों की जानकारी जिला पंचायत में जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संख्यात्मक जानकारी के साथ सेवा की गुणवत्ता में आए बदलाव की जानकारी भी शामिल की जाए। कलेक्टर ने भरूच स्थित निजी क्षेत्र की टायर कंपनी योकोहामा में मशीन ऑपरेटिंग नौकरी के लिए चयनित 136 बच्चियों के साहस की सराहना की। उन्होंने बच्चियों के पालकों की बैठक आयोजित कर उनकी सहमति एवं विश्वास हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन, ई ऑफिस, मुख्यमंत्री की घोषणा, विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की और तेजी से इनका निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार और प्रशासन की चुप्पी से नाराज कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अब सिर्फ लिखित आदेश ही हड़ताल खत्म करने का आधार होगा। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर नौकरी से हटाने की धमकी दी, जो उनके लिए किसी काले आदेश से कम नहीं है। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने मुंडन कराकर अपना रोष जाहिर किया। इससे पहले कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव भी किया था, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। उनका आरोप है कि प्रशासन सिर्फ मौखिक आश्वासन देता है, जबकि लिखित आदेश देने से कतरा रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी 10 सूत्रीय मांगे, जिनमें नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश जैसी सुविधाएं शामिल है। जब तक पूरी नहीं होती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कर्मचारी संघ का कहना है कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की जिम्मेदारी खुद शासन प्रशासन की होगी। उनका आरोप है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द लिखित आदेश जारी नहीं किया तो आंदोलन और उग्र होगा। हम लोग हड़ताल किए थे। उस समय बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उस समय तमाम विपक्ष के नेता टीएस बाबा, भूपेश बघेल, ये सब हमारे मंच पर आए थे और 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे करके वादा किया था। और उन्होंने विधानसभा से लेकर हर जगह तक कि 10 दिन में करेंगे करके वादा किया और हम लोग को एक हिसाब से गुमराह में डाल के हमारा वोट पाके सरकार बनाई। उसके बाद हमारे सार्वजनिक मंच पे आके भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस साल किसानों का नेक्स्ट ईयर कर्मचारियों के लिए कह के पूरे 5 साल उल्लू बना दिया गया। तो उसके पश्चात जब हम लोग 2023 की हड़ताल में लगभग 1 माह के हड़ताल में थे, उस दौरान बीजेपी के जो भी अभी मंत्री में है, चाहे विपक्ष माननीय मंत्री जी हैं, चाहे जो हमारे वहाँ के नेता स्पीकर जी हैं, हमारे वित्त मंत्री जी हैं, जो अपना रील बना करके जारी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों की चिंता करेंगे। ये मुंडन करके मैं उनको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आप जनताओं का विश्वास न खोएं कि हमको 5-5 साल में फुटबॉल जैसे लाते रहें और हमारा वोट लेके अब सिर्फ अपना राजनीति करें। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये आगे जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रायगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने मासिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मोहरीर और रीडर शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य थाने की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना रहा। बैठक में थाने की दिनचर्या, कार्यप्रणाली, दस्तावेजों के संधारण, पत्राचार और रिकॉर्ड बिल्डिंग से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की गई। डीएसपी ने पिछले माह किए गए कार्यों का विस्तृत आंकलन किया और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उन पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मोहरीर और रीडर जैसे पदों को थाने की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि थाने में होने वाली लगभग सभी गतिविधियों, फाइलों की देखरेख, विभागीय पत्राचार और रिकॉर्ड के सही संधारण की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। बैठक में इन्हीं जिम्मेदारियों को गंभीरता को रेखांकित किया गया और बेहतर परिणाम लाने के लिए कार्यप्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने कहा कि छोटे छोटे सुधार और समय पर कार्रवाई से थाने की कार्यकुशलता बढ़ती है और जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपनी पदस्थापना के दौरान महीने में हर शाखा की अलग अलग दिनों को मासिक बैठकें निर्धारित करके रखी हुई हैं, जिससे थाने के कार्रवाई को जितनी भी कार्रवाइयाँ करते हैं उसको अच्छे से किया जा सके। इसी क्रम में महीने का पहला बैठक होता है थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मोहरीर और रीडरों की। थाने की फंक्शनिंग के लिए ये दो अहम व्यक्ति हैं, दो अहम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिससे थाने में होने वाली सारी गतिविधियां, सारे दस्तावेजीकरण, विभिन्न विभागों से आने वाले पत्रों का पत्राचार, ये रिकॉर्ड बिल्डिंग करते हैं थाने का। बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है। इनसे पिछले महीने किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और नए महीने में इन जो कमियां दर्शित हुई रहती हैं पिछले महीने की कार्रवाई में, उसको कैसा सुधारा जाए उसके बारे में निर्देशित। रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह के 7वें दिन गोवा से आए विख्यात सितार वादक उस्ताद छोटे रहमत खान ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। सितार की मधुर लहरियों और रागों की बेजोड़ पेशकश ने दर्शकों को सुरों के सागर में डुबो दिया। चक्रधर समारोह के मंच पर जब उस्ताद छोटे रहमत खान ने सितार की तार छेड़ी तो पूरा पंडाल झूम उठा। पारंपरिक रागों के साथ अपनी विशिष्ट शैली के प्रयोगों ने श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों से रूबरू कराया। ताल और लय पर आधारित उनकी प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धारवाड़ सितार घराने की छठी पीढ़ी से आने वाले रहमत खान ने बचपन से ही सितार साधना शुरू की और पिता व गुरु से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देश विदेश के अनेक मंचों पर अपनी कला का परचम लहराने के साथ वे 3 दशक तक गोवा कला अकादमी के निदेशक पद पर सेवाएं दे चुके हैं। रायगढ़ के संगीत प्रेमियों ने इस अद्भुत प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। राग बागेश्वरी लिया क्योंकि बागेश्वरी बजाने का वक्त था और एक धुन बजाई मैंने जो खमाज राग पर आधारित, और बागेश्वरी में मैंने अपने पारंपरिक जो गाते हैं वो मैंने बजाए। हाँ, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े अच्छे हैं। एक्चुअली मैं एक अकादमी में सिखाता हूँ और मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ और यही चलता रहता है, साधना, स्वर साधना, सिखाना और कार्यक्रम करना, यही अपनी दिनचर्या है।
रायगढ़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह 2025 में लोक गायिका छाया चंद्राकर ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। उनकी मधुर आवाज और छत्तीसगढ़ी लोक गीतों ने कार्यक्रम स्थल को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया। चक्रधर समारोह के 7वें दिन का समापन लोक संगीत के रंग में डूबा नजर आया। वरिष्ठ लोक गायिका छाया चंद्राकर और उनकी टीम लोक छाया ने मंच पर आते ही वातावरण को सुरमई बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित गीत जय हो छत्तीसगढ़ महतारी तोर पांव प्रस्तुत किया। इस दौरान दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठे। हरेली, भोजली, गौरी, गौरा, राउत नाचा, डंडा नृत्य, सुआ नृत्य, देवार गीत, पंथी गीत, छेरछेरा और जवारा विसर्जन प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया। अंत में छाया चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीत कर्मा और अन्य लोक गीतों से समापन किया, जिससे पूरा माहौल लोक संगीत के रंग में रंग गया। छाया चंद्राकर की यह प्रस्तुति एक बार फिर साबित कर गई कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और संस्कृति की खुशबू दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तोर पीरित के धुन मारे संगवारी, मन मोर नाचे मन मोर गावे, फूल मारे जियरा रे। मन मोर नाचे मन मोर गावे, फूल मारे जियरा रे। तोर पीरित के धुन मारे संगवारी, मन मोर नाचे मन मोर गावे, फूल मारे जियरा रे। मन मोर नाचे मन मोर गावे, फूल मारे जीरा रे। जी, आज रायगढ़ चक्रधर समारोह में आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इतना बड़ा समारोह है और यहाँ देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार लोग अपनी प्रस्तुति देने आते हैं, तो आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। हम लोग की लोक कला मंच है, छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक लोक कला मंच, लोक छाया के नाम से। कर्मा, ददरिया, सुआ, पंथी, पंडवानी, ये जो छत्तीसगढ़ी जो कल्चर होती है ना, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला को उजागर करने वाले जो गीत, नृत्य, संगीत होते हैं, उसकी प्रस्तुति दी हमने। रायगढ़ में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह की खासियत इस बार यह होगी कि पहली बार अबुझ माड़ का मलखम दल इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। शाम जिंदल गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दल के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए और समारोह में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। मलखम दल के कोच और कलाकारों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस समारोह में प्रस्तुति देना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने राज परिवार और जिला प्रशासन का आभार जताया कि उन्हें अपनी पारंपरिक कला को दिखाने का यह बड़ा अवसर मिला। दल के सदस्यों ने कहा कि चक्रधर समारोह में यह उनकी पहली प्रस्तुति होगी और वे इसे यादगार बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। कोच मनोज प्रसाद ने बताया कि टीम लंबे समय से अभ्यास कर रही है और पूरा दल बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि मलखम जैसी पारंपरिक खेल कला को मंच देने से यह कला नई पहचान हासिल करेगी और युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे टीम को बहुत उम्मीद है और हम लोग जब से इंडिया वर्ल्ड टैलेंट जीते हैं, बहुत सारे जगहों पे हमने प्रदर्शन किया, मगर रायगढ़ में हमारा ये पहला शो है, पहला प्रदर्शन है। तो हम लोग पूरी प्लान और पूरी अच्छी तैयारी करके आए हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ के जनता को कुछ अच्छा मैसेज भी दे पाए और कुछ अच्छा करके भी दिखाए, और यहाँ के युवाओं को भी हम जागरूक करेंगे कि हमारे जैसे थोड़ा वो लोग भी एक्टिव हो और कुछ ऐसा भी करे। तो हमारी तैयारी पूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सुगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।